हाँ जी, तो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड, गॉस जॉर्डन मेथड एंड देन गॉस सीडल मेथड। ये सभी आपने डिस्कस किए थे 3 मेथड लास्ट लेक्चर में, और एक कंसेप्ट लास्ट चैप्टर का रह गया था लास्ट टाइम क्योंकि टाइम हो गया था। पहले हम उसको डिस्कस करेंगे, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। तो लिखें, लास्ट टॉपिक है, इसका नाम है finding of largest eigenvalue and corresponding eigenvector by power method। बाय पावर मेथड। इस कंसेप्ट में क्या होगा, आपको ना एक मैट्रिक्स गिवन होगा। लास्ट मैथमेटिक्स 2 में आप पढ़ के आए हो आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, ठीक है जी। आइगन वैल्यू क्या होते हैं, आइगन वेक्टर क्या होते हैं, पढ़ा है आपने कि नहीं पढ़ा? लास्ट याद है कुछ? हेलो बेटा, याद है कुछ? लास्ट टाइम आपने M2 में पढ़ा था आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर मैट्रिसेस में। तो जैस नो कहो, मैं आगे बता देता हूँ क्या कैसे फाइंड आउट करते हैं। याद है कि नहीं? सर पढ़ा था मगर याद नहीं होगा आपको, है ना? यस सर ठीक है, देखो एक मैट्रिक्स गिवन हो ना, अगर आपको एक मैट्रिक्स गिवन है आपको, चाहे वो 2x2 का है या 3x3 फॉर्म का है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग ना एक हमने कंसीडर करना होता है स्केलर मैट्रिक्स। कंसीडर स्केलर मैट्रिक्स लैम्डा आई। यस सर। अगर A 2x2 का है तो ये भी 2x2 का होगा, अगर A 3x3 का है तो ये भी 3x3 का होगा। इसके बाद लिखनी होती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ A, that is determinant of A minus lambda I equal to 0। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो इसकी जो इक्वेशन है वो इस टाइप की बनेगी, लैम्डा पावर n प्लस माइनस 1 रेज पर n माइनस 1, लैम्डा रेज पर n माइनस 1, साथ में कोई कोफिशिएंट भी आ सकता है इसके साथ, माइनस 1 रेज पर n माइनस 2, k2 लैम्डा रेज पर n माइनस 2 एंड सो ऑन, यहाँ पर माइनस 1 पर n और लास्ट में के एन इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के जो रूट होते हैं उनको हम कहते हैं आइगन वैल्यूज। इस इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे डेट आर आइगन वैल्यूज, और इन आइगन वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग हम एक इक्वेशन लिखेंगे मैट्रिसेस से, और इनके जो रूट होंगे वो आइगन वेक्टर होते हैं जिनको लेटेंट आइगन वेक्टर बोलते हैं, ठीक है जी। तो ये सारा कंसेप्ट जो है वो मैथमेटिक्स 2 में पढ़ा हुआ है, मगर यहाँ पर जो पावर मेथड है ये अलग मेथड है, हम इसको ऐसे नहीं डिस्कस करते हैं जैसे यहाँ पर मैंने डिस्कस करके दिया। ये तो प्लस M2 का कंसेप्ट है, अभी हम डिस्कस करेंगे M3 का कंसेप्ट भी। इसमें पावर मेथड के साथ आप कैसे आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकाल सकते हैं। इसमें क्या करना है, ध्यान से सुनना सभी। आपको एक मैट्रिक्स गिवन होगा, ये आपको गिवन है, ये 2x2 का हो सकता है या 3x3 का हो सकता है। तो आपने ना कंसीडर करना है एक आइगन वेक्टर, कंसीडर इनिशियल आइगन वेक्टर एज x0। वो आप ले सकते हैं 1 1 1, वो आप ले सकते हैं 1 1 0, वो आप ले सकते हैं 1 0 1, वो आप ले सकते हैं 1 0 0, वो आप ले सकते हैं 0 1 0, वो आप ले सकते हैं 0 0 1,
आपकी मर्जी, आप क्या लेना चाहते हो, आपको जो भी अच्छा लगता है आइगन वेक्टर वो आप ले सकते हैं। जब ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो हर बच्चे की जो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन होती है वो अलग अलग होती है। कोई बच्चा फर्स्ट वन को चूज करता है, कोई इसको चूज करता है, कोई इसको चूज करता है, कोई इसको चूज करता है। हर बच्चे की अपनी अपनी अप्रोक्सीमेशन होती है। मगर आपने कोई एक इनिशियल आइगन वेक्टर चूज करना है, वो कोई भी चूज कर लें। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, आपने ए और एक्स नॉट को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। आपने ए और एक्स नॉट को मल्टीप्लाई करना है, ये ए है और ये एक्स नॉट है। जब आप एक मैट्रिक्स को एक कॉलम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो आंसर में एक कॉलम मैट्रिक्स आ जाएगा आपके पास। अब आपने क्या करना है, इनमें से सबसे बिग वैल्यू कौन सी है आपने चेक करना है भी, इनमें से सबसे बिग वैल्यू कौन सी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ साइन। माइनस प्लस नहीं देखना आपने, आपने मैग्नीट्यूड देखना है भी किसका सबसे बड़ा है। पहली वैल्यू का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, या सेकंड वैल्यू का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, या थर्ड वैल्यू का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। जो भी वैल्यू आपको मैग्नीट्यूड वाइज बिगर लगती है वो आपने बाहर ले आनी है। ठीक है जी, यहां से एक वैल्यू आपने बाहर ले आनी है, डेट इज लैम्डा 1, और जो बचेगा डेट इज x1। सॉरी नजर नहीं आ रहा होगा आपको, मैं ऊपर लिख देता हूं। जब आप वैल्यू बाहर लेके आएंगे आपके पास आएगा लैम्डा 1 इंटू x1। सर ऊपर भी नहीं नजर सर आ अभी रहा। ऊपर भी नहीं नजर आ रहा। अभी भी नहीं नजर आया, ओके ओके, ज्यादा ऊपर चला गया मैं, सॉरी। अच्छा, तो जब आप वैल्यू बाहर लेके आएंगे तो आपके पास एक टर्म आ जाएगी लैम्डा 1 और एक टर्म आ जाएगी x1। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, a और x1 को मल्टीप्लाई करना है, फिर आपके पास एक कॉलम मैट्रिक्स आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, फिर से जो बड़ी वैल्यू है उसको बाहर ले आना है, आपके पास आ जाएगा लैम्डा 2x2। नोट करियो ना साथ साथ में, नोट करियो सभी आप। यस यस सर। सर। ठीक है, मैं जहां पर इसको रब करने जा रहा हूं यहां से। तो अब अगर लैम्डा 1 इक्वल टू लैम्डा 2 है, या फिर x1 इक्वल टू x2 आ गया आपका, x1 और x2 इक्वल हैं, तो आपका क्वेश्चन जो है वो समाप्त हो गया। यहाँ पर आप एंड कर सकते हो भी। आप ज्यादातर हम x को देखते हैं भी, अगर x1 और x2 इक्वल हो तो फिर हम जो लैम्डा 2 है उसको बोल देते हैं जी ये लार्जेस्ट आइगन वैल्यू है, एंड x2 को हम बोल देते हैं कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप अब नेक्स्ट चलोगे, अगर ऐसा नहीं है तो आप नेक्स्ट चलोगे, आप ax2 को मल्टीप्लाई करोगे। इफ नॉट, फिर आप ax2 को मल्टीप्लाई करोगे और सेम प्रोसेस रिपीट करते जाओगे। आपने सेम प्रोसेस तब तक रिपीट करते जाना है जब तक आपके पास x की वैल्यू इक्वल नहीं आ जाएगी आपस में, और उसके बाद जो कोरस्पॉन्डिंग लैम्डा की वैल्यू होगी वो आपका होगा लार्जेस्ट आइगन वैल्यू, और जो x की वैल्यू आएगी दैट इज कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर। सर x की वैल्यू सेम मतलब कितने एलिमेंट सेम होना? हाँ जी, तीनों एलिमेंट सेम होंगे। अभी हम डिस्कस करते हैं, एग्जांपल आपको क्लियर हो जाएगा। और इसमें कई बार आपको 5 अप्रोक्सीमेशन करनी पड़ती हैं, कई बार 6 अप्रोक्सीमेशन करनी पड़ती हैं, कई बार 7 अप्रोक्सीमेशन करनी पड़ती हैं, फिर जाके जो अपना क्वेश्चन है ना, या जो अपना x की वैल्यू वो सेम आती है। तो आपके पास कैलकुलेटर की फैसिलिटी होगी, आप एग्जाम में कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था भी M3 में आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, तो आप साथ साथ में वैल्यू निकालते जाना, क्योंकि अदरवाइज अगर मैं कैलकुलेटर यूज ना करूं तो इसकी जो वैल्यूज निकालना मेरे लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट होंगी। तो बेटर ये भी आप साथ में कैलकुलेटर रख के इनको जल्दी जल्दी सॉल्व करते जाना। ठीक है जी, तो नोट कर लिए जहां तक, फिर मैं आगे डिस्कस करूं क्वेश्चन। यस सर कर ले। कर लिए बेटा नोट? चलो फिर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन से आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा मैं क्या आपको कहना चाहता हूँ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, हाँ जी। सर मेरा ना नाम अगर रोल नंबर नहीं लिखा ਤੇ मैं एग्जिट करके दोबारा एंटर करदा, अलाउ कर दोगे सर ਤੇ प्लीज? किथे नहीं लिखिया सर मेरे नेम अगे ਇੱਥੇ ਜ਼ੂਮ ਤੇ। अब के कल टेस्ट में? नहीं नहीं ਹੁਣ सर ਹੁਣ। नहीं तो अभी सभी बच्चे अलाउ ही हैं। अभी क्या नाम है आपका?
कीरत सर। तो आपने ज्वाइन की हुई ना क्लास, हाँ जी सर। तो आपने चेंज क्यों किया? सर चेंज नहीं सी कीता, अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कीता सी तां अच्छा करके अच्छा, हो गया। चलो ध्यान रखें आगे से ऐसा ना हो। सर मैं एक मिनट सर एग्जिट करके मैं एंटर कर रहा। हाँ जी, लिखें जी एग्जाम्पल। डिटरमिन the largest eigenvalue and corresponding eigenvector of the matrix A। मैट्रिक्स गिवन है आपको 1 6 1 1 2 0 0 0 3 बाय पावर मेथड। और याद रखना इसको हम रे लीग्स मेथड भी बोल देते हैं, रे लीग्स मेथड, या इसको पावर मेथड बोल दो या फिर इसको रीलेक्स पावर मेथड बोल दो आप। गिवन जैसे मैंने आपको बताया, गिवन मैट्रिक्स इज A इक्वल टू 1 6 1 1 2 0 0 0 3। अब ये 3x3 का मैट्रिक्स है, तो आपने अब क्या करना है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने एक आइगन वेक्टर चूज करना है। तो मैं कहता हूं लेट इनिशियल आइगन वेक्टर बी that is x naught equal to 1 0 0। आप कोई भी चूज कर सकते हैं, मगर यहां पर मैंने चूज किया है 1 0 0। therefore first approximation is a x naught this equal to 1 6 1 1 2 0 0 0 3 into 1 0 0। ठीक है जी, तो आप कोई भी चूज कर सकते हैं। अब आप इनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 0 प्लस 0, फिर 1 प्लस 0 प्लस 0, फिर 0 प्लस 0 प्लस 0। तो आपके पास क्या आ गया यहां पर 1 1 0। जैसे यहां पर मैंने अज्यूम किया था एक्स नोट को 1 0 0, तो आप देख सकते हैं भी मेरे पास वैल्यू की आई है जाके 1 1 0। यानी कि अगर मैं स्टार्टिंग इनिशियल वेक्टर 1 1 0 लेता तो मेरी एक अप्रोक्सीमेशन कम हो जानी थी। ठीक है जी, मगर अभी मेरे पास एक अप्रोक्सीमेशन अब ज्यादा आएगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर 1 0 0 लिया था, तो मेरे पास इनिशियल वेक्टर ही आया अब 1 1 0। तो इसको मैं लिख सकता हूं, यहां से 1 कॉमन आता है बाहर 1 1 0। ठीक है जी, क्योंकि यहां पर एक ही वैल्यू है 1, तो 1 बाहर लेके आऊंगा तो 1 ही बचेगा बाकी। तो यहां पर बन गया मेरे पास लैम्डा 1 x1। therefore lambda 1 is equal to 1, x1 is equal to 1 1 0। ठीक है, अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा ax1 को 1 6 1 1 2 0 0 0 3 इंटू 1 1 0। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास वैल्यू आ जाएगी, यहां पर थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर ही लेते हैं। दिस इज 1 प्लस 6 प्लस 0, 1 प्लस 2 प्लस 0, 0 प्लस 0 प्लस 0। तो दिस इज इक्वल टू 7 3 0।
दिस इज 730। अब आप देखें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 730 में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 7। 7। तो आप 7 को बाहर ले आएंगे। तो अगर मैं 7 को बाहर लेके आता हूं तो मेरे पास बचेगा 1। 3 को 7 से डिवाइड करें तो आपके पास आ जाएगा 0.43 और लास्ट में 0। तो ax1 को मैं लिखूंगा λ2x2। Therefore, λ2 equal to 7, x2 is equal to 1.430। ठीक है जी। अब आप देखें λ1 आपका 1 था और λ2 आपका 7 है, बहुत बड़ा डिफरेंस है इनके बीच में। और दूसरी तरफ देखकर देखें हम, मैंने जैसे आपको बोला था अभी आपने x1 और x2 को देखना है, या फिर x2 x3 को देखना है, या x3 x4 को देखना है। तो अगर मैं x1 देखूं वो है 730, और ऐसे ही अगर मैं x2 को देखूं तो वो है 1.430। बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो अभी आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि आपने तब तक इसको सॉल्व करना है जब तक ये इक्वल नहीं आ जाते। तो इसके आगे डिस्कस करते हैं हम। अब आप ax2 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब ax2 को मल्टीप्लाई करते हैं। a इज 161,120,003, साथ में x2 को मल्टीप्लाई किया 1.30। ठीक है, जब आप इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 3.58, 1.86 एंड 0। अब आप देख रहे हैं सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 3.58, और आपके पास बचेगा 1.520। दिस इज रिटन एज λ3x3। अब आप देखें x2 और x3 भी आपस में इक्वल नहीं है। वेयर λ3 इक्वल टू 3.58 एंड x3 इक्वल टू 1.520। अभी भी इनमें डिफरेंस है। तो आप नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन करते हैं। नाउ ax3 is 161,120,003, साथ में x3 1.520। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4.12, 2.04 एंड 0। दिस इज इक्वल टू 4.12। अब 4.12 सबसे बड़ी वैल्यू, इसको मैं बाहर ले जाऊंगा तो 1, और इसके बाद अगर आप डिवाइड करते दिस इज 0.49 एंड दिस इज 0। λ4x4, therefore λ4 is equal to 4.12, x4 is equal to 1.490। अभी भी डिफरेंस है x3 और x4 में, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। नोट करते जाओ साथ साथ में। अब मैं नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए चलता हूं। साथ में आप अप्रोक्सीमेशन नंबर भी लिख सकते हैं। यहां पर मैंने अप्रोक्सीमेशन नंबर नहीं लिखा हुआ साथ साथ में, तो आप अप्रोक्सीमेशन नंबर लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। अब ax4 को मल्टीप्लाई करते हैं। 161,120,003 इंटू x4 1.490। जब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 3.94, 1.98 एंड 0। यहां से 3.94 बाहर है, सबसे बड़ी वैल्यू है, और आपके पास
बजा 1.50 and 0. Therefore, lambda 5 is equal to 3.94, x5 equal to 1.500. अब हम एक और अप्रोक्सीमेशन करके देख लेते हैं, ठीक है जी। नाउ क्योंकि अब हम करीब करीब आ गए, लास्ट टाइम हमारा आया था x4 1.49 और x5 में आ गया आपके पास 1.50, ठीक है जी। आप करीब करीब पहुंच गए हो, तो एक अप्रोक्सीमेशन और करके देख लेते हैं भी क्या वैल्यू आती है, ठीक है जी। और इसके बाद आप क्वेश्चन को फिनिश कर सकते हैं। नाउ AX5, दिस इज 161,120,003, 1.500। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 420। अब 4 को मैंने बाहर निकाला, बाकी बचा 1.50 और 0। अब आप देखें आपके पास जो x5 और x6 आए हैं वो दोनों इक्वल आ गए आपस में। यस सर। ठीक है जी। नाउ x6 इज इक्वल टू, देखो लैम्डा 6 इज इक्वल टू 4 and x6 equal to 1.50 and 0. Since x5 is equal to x6, ठीक है जी, आर सेम, जहां आप लिख दो इक्वल टू लिख लो या एंड लिख लो भी, x5 and x6 are same, therefore largest eigen value is lambda equal to 4 and corresponding eigenvector is equal to 1.500। तो जब भी कभी आपको क्वेश्चन आए एग्जाम में, बहुत चांसेस होते हैं एग्जाम में क्वेश्चन आने के, 2/2 मार्क्स में भी आ जाता है, 2/2 फॉर्म हो तो फिर 2 मार्क्स में आ जाता है। तो जब भी कभी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें उसने लिखा हो भी फाइंड लार्जेस्ट आइगन वैल्यू एंड कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर बाय पावर मेथड और बाय रिलेक्स पावर मेथड, तो आपने ये जो कंसेप्ट मैंने अभी डिस्कस किया है आपके साथ, आपने उसको फॉलो करना है और स्टेप बाय स्टेप करना है। अप्रोक्सीमेशन आपको कई बार बहुत सारी करनी पड़ती हैं, क्योंकि ये जो न्यूमेरिकल मेथड टॉपिक है इसमें होता ही ऐसे भी, आपने एग्जैक्ट सोल्यूशन डायरेक्ट नहीं निकालना, आपने विद अप्रोक्सीमेशन सोल्यूशन निकालना है। और अप्रोक्सीमेशन करते करते फिर आपको 5 अप्रोक्सीमेशन या 5 से भी ज्यादा अप्रोक्सीमेशन करनी पड़ सकती हैं। जब इस क्वेश्चन में हमने 6 अप्रोक्सीमेशन की, और लास्ट टाइम मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था उसमें 8 के 9 अप्रोक्सीमेशन मैंने आपको बोला था भी आपने करनी, तब जाकर आपका आंसर आएगा। ठीक है जी। तो ये टॉपिक ही ऐसा है भी, इसमें अनडिफाइंड नंबर ऑफ अप्रोक्सीमेशन आपको करनी पड़ सकती हैं। मगर अब इसके बाद जो मैंने आज आपको टॉपिक डिस्कस करना है, आपके साथ करवाना है आगे, उसमें नंबर ऑफ अप्रोक्सीमेशन डिफाइन होती हैं। उसमें हमें पता होता है पहले से ही भी मैंने इसमें 2 अप्रोक्सीमेशन करनी है, 3 करनी है, 4 करनी है या 10 अप्रोक्सीमेशन करनी है। मुझे नंबर ऑफ अप्रोक्सीमेशन स्टार्टिंग में ही पता होता है। ठीक है जी। वो आपकी कॉमन सेंस है, आप क्वेश्चन देखते ही पता कर सकते हैं, बता सकते हैं भी हाँ भी नंबर ऑफ अप्रोक्सीमेशन क्या होगा। मगर अभी जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है, चाहे गॉस सीडल है जहाँ ये पावर मेथड है, इसमें नंबर ऑफ अप्रोक्सीमेशन नहीं आप बता सकते भी कितनी नंबर ऑफ अप्रोक्सीमेशन आपको करनी पड़ेंगी ताकि जो आपके पास एक्यूरेट आंसर आ जाए। जैसे ये क्वेश्चन था जिसमें हमने 6 अप्रोक्सीमेशन की हैं, मैं स्टार्टिंग में नहीं बता सकता था बेटा आपको भी आपने 6 अप्रोक्सीमेशन करनी है, और ऐसे ना ही गॉस सीडल में बता सकता हूँ मैं आपको भी कितनी अप्रोक्सीमेशन करनी है। फिर बच्चों को हम यही बोल देते हैं भी चलो आपके पास 5 मार्क्स में क्वेश्चन है तो आप कम से कम 5 अप्रोक्सीमेशन कर लें तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, और अगर 10 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आप 7 to 8 अप्रोक्सीमेशन कर लें तो इनफ है, आपको 10 मार्क्स मिल सकते हैं। इसके पहले हमने गॉस सीडल एंड गॉस सीडल कहता हूँ, गॉस एलिमिनेशन एंड गॉस जॉर्डन मेथड किया था। उसमें मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया था भी आपने ई ऑपरेशन फॉलो करने। अगर आपने गॉस एलिमिनेशन मेथड से करना है, आपको गॉस एलिमिनेशन मेथड आया
तो आपने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स रिड्यूस करना है विद द हेल्प ऑफ ई ऑपरेशंस। और अगर आपको गॉस गॉर्डन मेथड आता है एग्जाम में, तो आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है विद द हेल्प ऑफ ई ऑपरेशंस। ठीक है जी। बाद में क्वेश्चन गलत ना करना, नेक्स्ट वीक में आपका जो टेस्ट है सेशनल है आपका, तो उसमें क्वेश्चंस आने हैं आपको, फिर आप ये ना बताना भी हमें पता नहीं था इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आपको एडवाइस है, बार बार आपको बता रहा हूँ जी, बीच में कुछ बच्चे क्लास नहीं लगा रहे तो ये मुश्किल है उनके लिए, फिर मैं तो असेसमेंट उसी बेस पे करूँगा। और आपको मैं बता भी दूँ भी, ये जो पोल होती है ना उसके बेस पर आपकी असेसमेंट होनी है, जो इंटरनल आपकी जानी है। तो पोल जरूर आप अटेम्प्ट करें। कुछ बच्चे पोल के टाइम इधर उधर हो जाते हैं, जहाँ पोल अटेम्प्ट नहीं करते तो मुश्किल हो सकती है। ठीक है जी, चाहे राइट आंसर दें चाहे रॉन्ग आंसर दें, मगर पोल अटेम्प्ट करना जरूरी है। ठीक है जी। तो कबीर जी, जो बच्चे जो बीच में नहीं आए आज, मैं आपको लिस्ट अटेंडेंस भेज दूंगा, आप उनसे कांटेक्ट करना भी क्या प्रॉब्लम है, भी क्यों नहीं लगा रहे क्लास। तो क्लियर है जी टॉपिक। ये जो चैप्टर 3 अभी हमने फिनिश किया है, इसमें आपको लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन आएगा, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय गॉस एलिमिनेशन एंड गॉस जॉर्डन। गॉस एलिमिनेशन मेथड में आपने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना है, और अगर आपको गॉस जॉर्डन मेथड आए तो उसमें आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है विद द हेल्प ऑफ ई ऑपरेशंस। इसके बाद अगर आपको आइट्रेशन मेथड आता है गॉस सीडल, उसमें मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि आपने डायगनली एलिमेंट्स को ग्रेटर बताना होता है, जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स होते हैं कोफिशिएंट होते हैं, और उसके बाद आपने कैसे अप्रोक्सीमेशन लेनी है, वो लास्ट टाइम हमने डिटेल में डिस्कस किया था। और कुछ क्वेश्चंस भी भेजे थे आपको प्रैक्टिस के लिए, तो आप मुझे बता दिया करें। ठीक है जी। जिसमें आपको कोई डाउट होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम तो मैं आपको सोल्यूशन भेज देता हूँ, कई बार चलो बिजी होता हूँ उस टाइम नहीं आ सकते। तो अभी 2 दिन तो आपके टेस्ट में बिजी रह गया था मैंने, तो बड़ी खुशी हुई जिन बच्चों ने टेस्ट दिया। 63 स्टूडेंट्स ने अपने रिस्पॉन्स सबमिट किए। अभी कुछ बच्चों की चलो प्रॉब्लम आई, और जिन बच्चों ने दिया ही नहीं घर पर बैठ के, तो उनके लिए मुश्किल है। मैंने असेसमेंट आपकी टेस्ट के बेस पे लगानी है। अभी आपको मैं क्लियर बताऊं, चैप्टर नंबर 4, दिस इज सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन by initial value problem, by initial value problem। जैसे टॉपिक के नाम से पता चल रहा है, यहाँ पर मैंने लिखा है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी एग्जाम में, कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन dy over dx इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ऐसे ही आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, dy over dx इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ठीक है जी। और साथ में जैसे टॉपिक में आपको नाम नजर आ रहा है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, और आपको इनिशियल कंडीशन गिवन होगी विद y एट x नॉट इक्वल टू y नॉट। दीज आर इनिशियल कंडीशंस। ये आपको हमेशा गिवन होंगी। अगर मान लो किसी क्वेश्चन में आपको नहीं गिवन, तो आपने इन दोनों को x नॉट को 0 और y नॉट को 0, दोनों को 0 मानना है अगर आपको नहीं गिवन। और अगर आपको गिवन है, फिर जो इनिशियल गिवन कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग ही आपने अपना टॉपिक डिस्कस करना है। ठीक है जी। अब इनको सॉल्व करने के लिए आपने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े होंगे पहले, याद है आपको? आप +2 में भी पढ़ के आए और +2 के बाद में भी पढ़ा है आपने +2 में पढ़ा है। आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हो, आप सेपरेशन ऑफ वेरिएबल यूज कर सकते हो, आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं x + y = t, आप होमोजेनियस इक्वेशन के हेल्प के साथ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी। या फिर आपने मैथमेटिक्स 2 में पढ़ा है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को, mdx + ndy को। ये जो टॉपिक मैंने अभी आपको बताए हैं, ठीक है जी, ये डायरेक्ट सोल्यूशन के, एग्जैक्ट सोल्यूशन के।
मगर अभी जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं इसको कहते हैं न्यूमेरिकल मेथड सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बाय न्यूमेरिकल मेथड टेक्निक्स। आप न्यूमेरिकल मेथड की हेल्प के साथ इन इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें अब इस टॉपिक में ना तो मैंने करनी है डिफरेंशिएशन, ना ही मैंने करनी है इंटीग्रेशन, बस मैंने कुछ फार्मूला फॉलो करने हैं। तो इसलिए सभी को मैं बता देता हूं, आप ध्यान से सुनना इस बात को भी। इन टॉपिक्स में आपको dy बाई डी एक्स की वैल्यू कोई भी गिवन हो सकती है, आपको सिंपल वैल्यू गिवन हो सकती है, आपको फ्रैक्शन में मल्टीपल वैल्यू गिवन हो सकती है, आपको डिवीजन में वैल्यू गिवन हो सकती है, मगर आपने टेंशन किसी बात की नहीं लेनी, क्योंकि ना तो आपने करनी है डिफरेंशिएशन और ना ही आपने करनी है इंटीग्रेशन। आपने कुछ नहीं करना, आपने बस कुछ फार्मूलाज है जो अभी मैं लिखने जा रहा हूँ वो फॉलो करने। सबसे पहला फार्मूला हम डिस्कस करेंगे यूलर मेथड, फिर सेकंड मेथड हम यूज करेंगे इंप्रूव्ड यूलर मेथड, थर्ड मेथड हम फॉलो करेंगे मॉडिफाइड यूलर मेथड, फिर हम यूज करेंगे आरके ऑर्डर मेथड्स। ठीक है जी। आरके के हम 4 मेथड हैं आरके के है फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑर्डर। इसका मतलब हुआ भी आपने इस टॉपिक में 1 2 3 4 5 6 7 7 फार्मूलाज पढ़ने, और इन 7 फार्मूलाज में आपने सीखना है भी आप कैसे किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल टेक्निक्स। ठीक है जी। आपने विदाउट इंटीग्रेशन, विदाउट डिफरेंशिएशन या विदाउट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कोई भी कंसेप्ट नहीं यूज करना डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का, बट विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल टेक्निक्स वी फाइंड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस। हैव यू नोटेड ऑल दीज फार्मूलाज? यस सर। ठीक है जी। तो स्टार्टिंग करते हैं हम यूलर मेथड से। राइट डाउन फर्स्ट यूलर मेथड। फाइनल में आपको 14 मार्क्स का पेपर आता है, इसी टॉपिक में से तैयार कर लेना, बड़ा इजी है टॉपिक, क्योंकि सारा टॉपिक फार्मूला बेस है तो इजीली आप इसको कर लेंगे। तो राइट डाउन फर्स्ट यूलर मेथड। इसकी डेरिवेशन आपको 2 मार्क्स में आ सकती है एग्जाम में, तो पहले हम इसकी डेरिवेशन करेंगे, बट रेस्ट ऑफ मेथड जो हैं उनकी डेरिवेशन नहीं आती, ना ही आपने करनी है। Consider the differential equation dy by dx equal to f of xy with y at x naught equal to y naught. Consider y equal to fx be solution curve of y equal to fx be solution curve of equation 1 and x naught x1 x naught plus h x2 x1 plus h so up to be the equidistance values of x। एक डायग्राम बनानी है आपने, दिस इज x नॉट, दिस इज y नॉट। x1 x naught plus h, this distance is h, origin x axis, y axis,
This point is P naught, X naught, Y naught. This point is P1, X1, Y1. This is straight line, or called it tangent line. This is y equal to fx curve. डायग्राम बना लो साथ में, फिर इसके बाद डिस्कस करते हैं। सर पॉइंट्स बताना, ये क्या लिखा है, पी नॉट? एक पॉइंट है पी नॉट, ये फर्स्ट पी नॉट है, ये P1 है, ये पॉइंट P1 है, ये पॉइंट P नॉट है। P नॉट पॉइंट इज x नॉट y नॉट and P1 is x1 y1. This is x नॉट, this is x1, और इनके बीच डिफरेंस है h का। ये जो x की वैल्यूज होती हैं इनमें आपने इक्वल डिस्टेंस लेना है, डेट इज h। जब हम आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे x की वैल्यूज में डिफरेंस रहेगा आपका h, और y की वैल्यू आपने कोरस्पॉन्डिंग फाइंड आउट करनी होती है। क्योंकि आपको पता है डिफरेंशियल इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, यू हैव टू फाइंड ए रिलेशन बिटवीन y एंड x। y इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो आपने y की वैल्यू इन टर्म ऑफ x फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है जी। तो यहाँ पर भी हम सेम टू सेम वैसे ही करेंगे, y की वैल्यू इन टर्म ऑफ x निकालेंगे, x की वैल्यू में इक्वल डिस्टेंस लेके चलना है आपने। x की वैल्यू हमें पहले ही पता होता है भी, क्योंकि क्वेश्चन में आपको पहले उन्होंने बोला होता है भी आपने कहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू आपको पता होती है, कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी होती है विद द फार्मूला, विद द हेल्प ऑफ फार्मूला आपने उसको सॉल्व करना है, ठीक है जी। लिखें, डायग्राम बन गई सभी की? डायग्राम बन गई बेटे? हम यस सर। और बाकी बच्चे सोए हुए हैं क्या, है नहीं प्रेजेंट क्लास में? अभी मैं पूछूं फिर सभी से? हाँ सर। बाकी बोलते नहीं कुछ भी, बस मुझे फोन करके तंग करते रहते हैं भी, अगर पेपर नहीं हुआ तो बस कल मैंने इतने फोन सुने, कोई बात नहीं, ठीक है जी, मगर यहाँ पर नहीं बोलना किसी ने। अच्छा जी सुनो, एक कर्व आप सभी को पता है, एक कर्व इज जस्ट ए स्ट्रेट लाइन ड्यूरिंग स्मॉल इंटरवल। आपको पता है जो एक कर्व होती ना, अगर आपके इसके स्मॉल इंटरवल बना दें तो ये कर्व एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है, ठीक है जी। अगर स्मॉल इंटरवल में किसी भी कर्व को देखें ना, वो जस्ट लाइक ए स्ट्रेट लाइन होती है, अगर आप उसके छोटे छोटे पार्ट कर दें। तो यही प्रॉपर्टी हम इसमें यूलर मेथड में यूज करते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन यूलर मेथड। यहां पर आपको एक एमसीक्यू भी आ सकता है, आपको एक क्वेश्चन भी बन जाता है पोल का भी। जो यूलर मेथड है इसमें हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, तो इसमें हम एक स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी यूज करते हैं, टेंजेंट टू द कर्व, ठीक है जी। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट पॉइंट P नॉट x नॉट y नॉट इज, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप सभी को पता है क्या होती है पॉइंट पर, वो होता है y माइनस वाई नॉट इक्वल टू स्लोप, स्लोप लिखेंगे dy बाई डी एक्स एट P नॉट इंटू x माइनस x नॉट, y माइनस वाई नॉट, दिस इज इक्वल टू f ऑफ x नॉट comma y naught into x minus x naught. Therefore y is equal to y naught plus x minus x naught f of x naught comma y naught. Give it number 2. Give it number 2. ठीक है जी। This equation is called
This equation is called journal equation. Which gives the value of y, which gives value of y corresponding to x, which gives the value of y corresponding to x. क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर x नॉट y नॉट आपके फिक्स हैं. अगर मैं x को चेंज करूं यहां से तो मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी. तो इसलिए इस इक्वेशन में y की वैल्यू डिपेंड करती है x पर. कंसीडर द इंटरवल. हम पहला इंटरवल लेते हैं. कंसीडर द इंटरवल x1, x0. The value of y equal to y1 is given by y1 is equal to y0 प्लस, यहां पर y है वहां पर y1 कर दें, और यहां पर x है वहां पर x1 कर दें. f of x0 y0. तो y1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास y0 प्लस h, क्योंकि x की वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस है वो आपके पास h है. तो f ऑफ x0, y0, जहां से आपकी y की पहली वैल्यू आ गई, फर्स्ट वैल्यू ऑफ y. ऐसे हम कंसीडर करेंगे नेक्स्ट इंटरवल. सिमिलरली इफ वी कंसीडर द इंटरवल x2, x1, x2, सॉरी यहां पर आप सही कर लें, यहां पर लिखना था x0, x1, इंटरवल x0, x1. नाउ x1, x2. The value of y, the value of y is given as y2 equal to y1 x2 minus x1 f of x1 y1. जैसे हमने पहले कंसिडर किया था पॉइंट y p नॉट x नॉट y नॉट, तो आपके पास ऐसी वैल्यू आएगी. नेक्स्ट टाइम हम इंटरवल डिस्कस करेंगे x1 से लेके x2. स्टार्टिंग पॉइंट हमारा होगा x1 y1. यदि आपको पहले गिवन है x0 y0, उसकी हेल्प के साथ आपने फाइंड आउट कर लेना है x1 y1. अब x1 y1 की हेल्प के साथ आपने फाइंड आउट करना है x2 y2 को. तो आपके पास y2 की वैल्यू आ जाएगी y1 प्लस h f ऑफ x1 y1. आपके पास ऐसे सेकंड अप्रोक्सीमेशन आ जाएगी. अब फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन और सेकंड अप्रोक्सीमेशन में देखो क्या फर्क है. फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में आपका बेस पॉइंट है x0 y0 स्टार्टिंग पॉइंट, उसकी हेल्प के साथ आपने फाइंड आउट कर लिया x1 h1 y1 को. अब नेक्स्ट टाइम आप x1 y1 की हेल्प के साथ फाइंड आउट कर लेंगे y2 और x2 को. जो x की वैल्यू होती है वो मैंने आपको पहले बोला है भी आपके पास होती है हमेशा, क्योंकि x की वैल्यू हम सीधा लिखते हैं x0 प्लस h यानी कि x1, फिर x2 होगा x1 प्लस h. तो x की वैल्यू की टेंशन नहीं होती, हमें टेंशन होती है y की वैल्यू की. सिमिलरली अगर आप ऐसे कंटिन्यू करें, सिमिलरली कंटिन्यूइंग कंटिन्यू in this way we get journal solution आपके पास जर्नल सॉल्यूशन आ जाएगा. yn इक्वल टू yn प्लस 1 इक्वल टू yn प्लस h f ऑफ xn comma yn, which is known as Euler method.
तो इसको कहते हैं यूलर मेथड। ठीक है जी, नोट कर लें। फिर इसके बाद एक पोल डिस्कस करते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ने नोट कर लिया है सभी ने, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं यूलर मेथड का। तो राइट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन यूलर मेथड। कैलकुलेटर अपने पास रख लेना, बिना कैलकुलेटर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने, तो कैलकुलेटर आप सभी अपने पास रख लें। तो राइट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 1, यूजिंग यूलर मेथड। आपको मेथड मेंशन आएगा, जो मेथड मेंशन आएगा वही आपने डिस्कस करना है। यूजिंग यूलर्स मेथड सॉल्व फॉर y at x equal to 0.1 from dy over dx equal to x plus y plus xy, y at 0 equal to 1, taking step size h equal to 0.025। याद रखना, अगर आपको स्टेप साइज ना गिवन हो तो स्टेप साइज आप खुद भी रख सकते हैं। आपने 0.1 पे वैल्यू निकालनी है और स्टार्टिंग वैल्यू आपको 0 गिवन है x की। आपको स्टार्टिंग वैल्यू 0 गिवन है x की, यानी कि x नॉट आपको 0 गिवन है और आपने 0.1 पे वैल्यू निकालनी है। ठीक है जी। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो तो हम बीच में स्टेप साइज नहीं रखते, हम डायरेक्ट इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। भी जैसे इनका डिफरेंस है 0.1, तो h मैं 0.1 लूंगा 2 मार्क्स के लिए। अगर 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है या 10 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो फिर मैं क्वेश्चन को लेंथ दूंगा, तो फिर मेरा स्टेप साइज है वो कुछ भी हो सकता है, इक्वल स्टेप आपने बनाने होते हैं। जैसे अभी जो क्वेश्चन गिवन है इसमें स्टेप साइज आपको है 0.25 और आपने 0.1 पे जाना है। अगर मैंने 0.1 पे जाना है और स्टेप साइज लेना है मैंने 0.025 के, तो मुझे कितने स्टेप में क्वेश्चन करना होगा, कितनी अप्रोक्सीमेशन मैंने फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में, बताएगा कोई बच्चा? अगर आपको स्टार्टिंग पॉइंट गिवन है 0 और आपने 0.1 पे जाना है और आपका स्टेप साइज है 0.025 का, तो आपने कितनी बार अप्रोक्सीमेशन निकालनी है? सर 4 बार। कितनी? 4 0.25 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें डेट इज 0.1। आपने इक्वल स्टेप लेने। सर जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था भी इस टॉपिक में आपको पता होगा भी आपने कितनी अप्रोक्सीमेशन करनी है, और अगर आप ऐसे गलत आंसर करेंगे बीच में तो फिर तो मुझे लगता है भी आपको इस टॉपिक में भी नहीं पता होगा भी आपने कितनी अप्रोक्सीमेशन करनी है। अभी मैंने बोला था लास्ट टॉपिक में हमें नहीं पता होता, गॉस सिडल में या पावर मेथड में हमें नहीं पता होता भी कितनी अप्रोक्सीमेशन में क्वेश्चन डिस्कस होगा, मगर यूलर मेथड हो या बाकी जो भी रेस्ट मेथड है इन सभी में आपने स्टेप साइज देखकर बता देना है भी आपने कितनी अप्रोक्सीमेशन करनी है। आपने ये चीज लिखनी नहीं, आपके माइंड में होनी चाहिए भी हाँ भी मैंने 2 अप्रोक्सीमेशन करनी है, मैंने 4 करनी है, मैंने 6 करनी है। ठीक है जी, हमेशा इवन नंबर ऑफ अप्रोक्सीमेशन होगा। बाकी ये भी और भी हो सकता है, जैसे मैं 0.2 ले लूं तो फिर मेरे पास 5 अप्रोक्सीमेशन आनी थी, तो और अप्रोक्सीमेशन भी हो सकती हैं। डिपेंड करता है भी आपका स्टेप साइज कितना है, आपने उसके अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेशन अपनी बना लेनी है। हाँ जी मनप्रीत जी। सर मैं आखना कि ਤੁਸੀਂ h 0.025 ਲਿੱਤਾ ਕਿ 0.25 ਲਿੱਤਾ ਹੈ? 0.025। फिर तो सर जे ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪलाई करिए फिर तो 0.01 ਬਣੂਗਾ। कितना बनेगा? फिर सर 40 ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ। नहीं यार 0.1 ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ 0.1 ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਮਨਪ੍ਰੀਤ। नो सर 0.1 बनता पाया। 0 4 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ 0.1 ਬੰਦਾ ਪਿਆ।
0.025 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ 0.1 बनता 0.1 है 0.1 0.1 सर बनता डायरेक्टली है। 0.5 ऐसे भी तो कर सकते हैं। ਉਹ ਯਾਰ 0. ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮਨਪ੍ਰੀਤ? जी सर कैलकुलेटर ठीक है, पकड़ो कैलकुलेटर यूज कर और उसको मल्टीप्लाई हाँ जी करके सर, पकड़ देखो, लिया। अगर डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही तो। ओके 4 सर, स्टेप ओके बनते सर। हैं, 40 कहां से बनते हैं? 40 हो सकते हैं। अगर मैं 0.25 को 4 से मल्टीप्लाई करूं ना तो 1 होता है। ओ मनप्रीत कहां पर चला गया? हाँ जी सर, मैं लगा 0.1 लेना है ना, ठीक है सर। 0.025 को मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो 0.1 ही आता है। ठीक है क्वेश्चन, जी सर। चलो स्टार्ट करें। आपको गिवन है dy/dx, dy/dx इक्वल टू x प्लस वाई प्लस एक्स वाई। इसको आपने मार्क कर लेना है f ऑफ एक्स वाई, ठीक है जी। एंड x नॉट आपने मार्क करना है 0, y नॉट आपने मार्क करना है 1। बच्चे ना यहाँ पर बड़ी गलती करते हैं, ये जो होता है ना, ये x नॉट होता है आपका, याद रखना, और ये आपका y नॉट होता है, ठीक है जी। बच्चे गलती कर देते हैं यहाँ पर मार्क करने में, तो ऐसी गलती ना करना। आपको क्लियर पता होना चाहिए x नॉट कौन है, y नॉट कौन है। बच्चे उल्टा को बोल देते हैं, इसको y नॉट बोल देते हैं, इसको x नॉट बोल देते हैं। यह ऐसा होता है, y एट x इक्वल टू y की वैल्यू एट x होती है। अच्छा जी, अब आपने पढ़ना है, आपको कौन सा मेथड गिवन है? आपको गिवन है यूलर मेथड, तो आपने कहना है बाय यूलर मेथड वी हैव yn प्लस 1 इक्वल टू yn hf ऑफ xn कोमा yn, और इसको आपने अंडरलाइन कर देना है। टीचर ने सबसे पहले आपका फार्मूला चेक करना है। अगर आपने फार्मूला सही लिखा है तभी क्वेश्चन चेक होगा आपका। अगर आपका फार्मूला गलत है तो क्वेश्चन भी गलत, क्योंकि अगर आपने फार्मूला ही गलत लिखा है तो आपने जो आगे डेरिवेशन की होगी वो भी गलत की होगी, तो आगे आपकी डेरिवेशन चेक नहीं होनी क्वेश्चन की। तो आपने फार्मूला लिख के इसको क्लियरली अंडरलाइन कर देना है। तो टीचर ने सबसे पहले आपका फार्मूला ही चेक करना, भी आपने फार्मूला सही लिखा है कि गलत लिखा है। अब इसके बाद आपने अप्रोक्सीमेशन यूज करनी है। आपने स्टेप साइज के बेस पर अपने माइंड में सेटअप कर लेना भी आपको कितनी अप्रोक्सीमेशन फाइंड आउट करनी है। तो मैंने सेटअप कर लिया, भी मुझे 4 अप्रोक्सीमेशन फाइंड आउट करनी है। तो पहली अप्रोक्सीमेशन करता हूं, तो आपने लिखना है 4 फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, put n equal to 0 in 1, we get आपके पास आ जाएगा y1 इक्वल टू y नॉट प्लस h f ऑफ x नॉट y नॉट। y नॉट है आपके पास 1, h है आपके पास 0.025, x नॉट है आपके पास 0 और y नॉट है आपके पास 1। ना कोई डिफरेंशिएशन करनी है आपने, ना करनी कोई इंटीग्रेशन, बस आपने फार्मूले में वैल्यू फिल करते जाना है। दिस इज 1 प्लस 0.025। जहां पर इनको ऐड ना कर देना। मैंने बहुत बार देखा है क्वेश्चन बच्चे गलत करते हैं, वो भूल जाते हैं साथ f मल्टीप्लाई हो रहा है, वो इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐसी बेवकूफी ना यहाँ पर करना, गलती ना करना यहाँ पर। अब यहाँ पर है f, आपने f को देखना है। f क्या है आपका? ये आपका f है, आपने f में वैल्यू फिल कर देनी है। जहां पर x है वहां पर 0 और यहां पर y है वहां पर 1 प्लस 0, तो y1 आपके पास आ गया 1 प्लस 0.025। सो y1 इज 1.025 और साथ में x1 आ गया आपके पास x नॉट प्लस h, दिस इज 0 प्लस 0.025। सो x1 इज 0.025। ये बन गई आपकी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, ठीक है जी।
आपके पास x1 की वैल्यू आ गई, आपके पास y1 की वैल्यू आ गई। अब ऐसे ही आपने सेकंड अप्रोक्सीमेशन करनी है। फॉर सेकंड अप्रोक्सीमेशन आपने पुट करना है n को 1 इन 1, वही गेट आपके पास y2 आ जाएगा y1 प्लस एच एफ ऑफ x1 कोमा y1। ठीक है जी। अब आपके पास y1 की वैल्यू, y1 आपने फाइंड आउट कर लिया 1.025, h आपके पास है 0.025, x1 आपके पास है 0.025 और y1 है आपके पास 1.025। ठीक है जी। सेम प्रोसेस आपने फॉलो करते जाना है और 4 टाइम्स आपने सेम प्रोसेस फॉलो करना है। जब आप फोर्थ अप्रोक्सीमेशन फाइंड आउट करेंगे आपके पास x की वैल्यू ऑटोमेटिकली 0.1 आ जाएगी। therefore y2 is equal to 1.025 प्लस 0.025। f में वैल्यू भर दें, जहां पर x है वहां पर भर दें 0.025, यहां पर y है वहां पर आ जाएगा 1.025, यहां पर x है वहां पर 0.25 इंटू 1.025। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन के लिए आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए, बिना कैलकुलेटर अप्रोक्सीमेशन नहीं होनी। ठीक है जी। और एग्जाम में आप अपना कैलकुलेटर लेके आना। तो जब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास कैलकुलेट करके कितनी वैल्यू आती है, दिस इज 1.0518 जी। चेक कर लेना, मैंने फाइंड आउट की थी इनको, तो आप चेक कर लेना। आफ्टर फाइंडिंग वी गेट 1.0518, जो होगी आपकी सेकंड अप्रोक्सीमेशन। अब आपने ऐसे ही फाइंड आउट करनी है थर्ड अप्रोक्सीमेशन। फॉर थर्ड अप्रोक्सीमेशन पुट n इक्वल टू 2 in 1, we get y3 इक्वल टू y2 प्लस एच एफ ऑफ x2 y2। यहां पर एक बात रहेगी भी, y2 तो आ गया, अपने साथ में x2 भी निकाल लेना है। एंड x2 इक्वल टू x1 प्लस h 0.025 दिस इक्वल टू 0.05। x2 की वैल्यू भी आपने साथ में ही फाइंड आउट कर लेनी, दैट इज 0.05। अब y2 आपने फाइंड आउट किया है 1.0518, h आपके पास है 0.025, x2 की वैल्यू आई है 0.05 और y2 की वैल्यू है आपके पास 1.0518। अब फिर से आप वैसे ही करें, 1.0518 प्लस 0.025, f में वैल्यू भर देंगे, x यहाँ पर आ गया 0.05, y की यहाँ पर 1.0518, x यहाँ पर 0.05 एंड 1.0518। अब आप इसको कैलकुलेट करें, कैलकुलेटर की हेल्प के साथ अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाती है y3 की 1.0806 एंड x3 की वैल्यू आएगी आपके पास x2 प्लस h 0.05, 0.025, 0.075। ठीक है जी, ये x3 आ गया। अब आपने फोर्थ अप्रोक्सीमेशन, फोर्थ एंड लास्ट अप्रोक्सीमेशन, फॉर थर्ड अप्रोक्सीमेशन थर्ड नहीं सॉरी फोर्थ अप्रोक्सीमेशन, थर्ड तो होगी हमारा जी। फॉर फोर्थ अप्रोक्सीमेशन पुट n इक्वल टू 3 in 1, we get y4 इक्वल टू y3 प्लस h f of x3 y3। ठीक है जी।
y3 हमने फाइंड किया 1.0806 प्लस h 0.025 f of x3 0.075 and 1.0806। ठीक है जी, बड़ा इजी कंसेप्ट है, सबसे इजी टॉपिक है आपका इस सिलेबस का। बस आपने फार्मूला याद रखना है और फार्मूला में वैल्यू फिल करते आना है आपने। यहां से रब करने जा रहा हूं। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो y4 की वैल्यू जो आपके पास आ जाएगी सिंप्लीफिकेशन के बाद, वो मैं लिखने जा रहा हूं 1.115 और x4 x3 प्लस h 0.025 75 सॉरी, तो प्लस 0.025, तो x4 आ जाएगा आपके पास 0.1। Therefore at x equal to 0.1, y is equal to 1.15. This is your final answer। ठीक है जी, तो बड़ा इजी कंसेप्ट है। सिर्फ आपने फार्मूला याद रखना है और वैल्यू आपने फाइंड आउट करते जाना है। लास्ट वैल्यू से नेक्स्ट वैल्यू, लास्ट वैल्यू से नेक्स्ट वैल्यू आपकी ऐसे कंटिन्यू चलती जाएगी। और जितनी अप्रोक्सीमेशन आपने फाइंड आउट करनी वो आपको पता होगा स्टार्टिंग में ही। तो आपके पास ऐसा अगर नहीं भी पता आपको तो x की वैल्यू पे जाके आपको पता चल जाएगा भी आपने कहाँ तक फाइंड आउट करना था। जैसे यहाँ पर मैंने x इक्वल टू 0.1 तक फाइंड आउट करना था, तो वहां तक मैंने इसको कंटिन्यू सॉल्व किया। तो एट x इक्वल टू 0.1 मैंने अपनी वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, भी y की वैल्यू 1.115 आती है। कोई डाउट है इस फार्मूले में तो आप पूछ सकते हैं। अगर किसी सर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵੈਲਿਊਸ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ सर इतना ਆਪਾਂ पिछली वैल्यूज ਨਾਲ मैच करके नहीं ना देखना, सिर्फ ਜਿਹੜਾ आंसर लास्ट पे आ गया वही अपना हाँ, जो आंसर। आपका आंसर आया वही फाइनल आंसर होगा। इसमें आप मैच नहीं कर सकते किसी भी वैल्यू के साथ। ठीक है जी। पहले जब सीनियर पढ़ते थे तब एक कंसेप्ट होता था भी आपने इसको एग्जैक्ट आंसर से भी कंप्लीट करना होता था। एग्जैक्ट हम आंसर कैसे निकालते थे, जो +2 के बेस पर आप इसकी पहले इंटीग्रेशन करके देखेंगे विद द हेल्प ऑफ जहाँ कोई और कंसेप्ट फॉलो करें, फिर उसके साथ इसकी एरर निकालें। मगर अभी वो सिलेबस में नहीं है, तो आपने जो भी वैल्यू निकाली डेट्स फाइनल। ठीक है, बस अपनी कैलकुलेशन सही करना, वहाँ पर कैलकुलेशन में कोई गलती ना हो, क्योंकि इसको मैं चेक नहीं कर सकता। अभी मैं चेक नहीं कर सकता भी ये सही है कि गलत है। ठीक है जी, बस यही देखूंगा भी मैंने अगर कैलकुलेशन सही की है तो बिल्कुल सही आंसर है। ओके सर, चेकिंग का कोई प्रोसेस नहीं है। नोट कर लिया सभी ने? यस सर, कर लिया। कर लें तो एक पोल सभी का हो गया ना? कोई रहता तो नहीं जिसने नहीं नोट किया अभी? तो मैं पोल सेंड करने जा रहा हूँ, पोल करें, डिस्कस। तो आपने अभी देखा भी यूलर मेथड की हेल्प के साथ हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यूलर मेथड के बाद आता है इम्प्रूव्ड यूलर मेथड। जैसे मैंने अभी आपको बोला ना, अभी हम इसकी एरर नहीं निकालते, जो आपने आंसर फाइंड आउट कर लिया दैट्स योर फाइनल आंसर। ठीक है, मगर जैसे पहले कुछ डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन के रूल होते हैं, जैसे जिसकी हेल्प के साथ हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कंसेप्ट, या फिर इंटीग्रेशन पढ़ा है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल पढ़ा है। तो उनकी हेल्प के साथ हम एग्जैक्ट सोल्यूशन भी निकाल सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो डिफरेंशियल इक्वेशन जहां पर आपको गिवन होती है। तो यूलर को लगा होगा भी जो आंसर में उसमें कुछ एरर है, तो उसने एक न्यू मेथड इंप्रूव कर दिया, दैट इज कॉल्ड इंप्रूव्ड यूलर मेथड। तो आपका जो सेकंड मेथड है, दिस इज improved Euler method। improved Euler method क्या होता है? This is yn plus 1 yn equal to yn plus h f of xn comma yn। ये कौन सा मेथड था जो मैंने अभी लिखा है? ये कौन सा मेथड है? यूलर मेथड।
ये यूलर मेथड है जो अभी Euler's आपने पढ़ा है। Yes. तो उसने किया जब इंप्रूवमेंट लगाई ना, इसको उसने स्टार नाम दे दिया, यहाँ पर उसने स्टार मार्क कर दिया yn+1। जो यूलर मेथड था उसको उसने यहाँ पर स्टार मार्क कर दिया, भी जहां से जो वैल्यू आएगी वो बन गई y1 स्टार, y2 स्टार, y3 स्टार, ऐसे जनरली yn+1 स्टार। और इसके बाद इस पर एक उसने इंप्रूवमेंट की, दैट इज yn+1 इक्वल टू yn+h/2 f ऑफ xn yn प्लस f ऑफ xn+1 कोमा yn+1 स्टार। ठीक है जी, आपने पहले यूलर मेथड की हेल्प के साथ वैल्यू को फाइंड आउट करनी है और उसके बाद आपने दोबारा से वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ये जो आपकी जो सेकंड वैल्यू होगी ये आपका राइट वैल्यू होगी, ये आपकी राइट वैल्यू होगी, यानी कि आपकी राइट अप्रोक्सीमेशन होगी। सर मींस कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ एरर तो ਕੱਢ इसका मतलब क्या हुआ, अभी इंप्रूव्ड यूलर मेथड तो उसने बना दिया, मगर इसमें आपका काम उसने ज्यादा कर दिया। अब आपको एक वैल्यू के लिए 2 बार सॉल्व करना होगा। यूलर मेथड में हमारे पास जो y1 आया डेट इज y1, बट इंप्रूव्ड यूलर में क्या किया, अब उस पर इंप्रूवमेंट लगा दी। उसको एक्यूरेट करने के लिए उसको आपने दोबारा से फाइंड आउट करना है इस वैल्यू के साथ yn+1 इक्वल टू, और जो पहली वैल्यू निकाली उसको आपने यहाँ पर यूज करना है। ठीक है जी, तो यहाँ पर यूलर मेथड, इंप्रूव्ड यूलर मेथड में आपने एक ही अप्रोक्सीमेशन को 2 बार फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर आपका काम भी ज्यादा हो गया। अभी जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने सिर्फ 4 अप्रोक्सीमेशन निकाली थी, मगर अभी वो क्या बन जाएंगी, 4 × 2 8 अप्रोक्सीमेशन बन गई आपकी। आपका काम इंक्रीज हो गया। ठीक है जी, आपको पहले यूलर मेथड से वैल्यू निकालनी होगी, फिर उसके बाद उस पर एक्यूरेट वैल्यू निकालनी होगी, फिर आप बोलेंगे भी दिस योर फाइनल आंसर, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है जी, तो यहाँ पर इंप्रूवमेंट तो उसने कर दी, मगर काम आपका ही इंक्रीज कर दिया। अभी आपको 2 बार यहाँ पर सॉल्व करना पड़ता है एक वैल्यू के लिए। फार्मूला नोट कर लिया सभी ने? बेटा फार्मूला नोट कर लिया, क्वेश्चन डिस्कस करें आगे। यस सर। सर ਇਹਦੇ ਨਾਲ एरर ਕੱਟ होएगा? ना ना, एरर नहीं होगी। डिटेक्ट एरर तो आपने करनी नहीं, आपके सिलेबस में एरर है ही नहीं, मगर ये फार्मूला ही है बस उसका। यस ठीक है जी, एरर नहीं करनी है आपने किसी भी क्वेश्चन में। एरर करें फिर तो बहुत काम इंक्रीज हो जाता है। यूनिवर्सिटी ने आपके सिलेबस में रखी नहीं एरर, मगर आपके जो सीनियर थे पहले वो पढ़ते थे एरर, वहां पर फिर एरर भी डिस्कस करते भी, एरर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं आप। मगर फिलहाल एरर नहीं फाइंड आउट करनी है आपने, बस आपने क्वेश्चन ही डिस्कस करना है। तो करें क्वेश्चन सॉल्व। ये टीवी किसका चल रहा है बीच में? देखें जी एग्जांपल, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx इक्वल टू x² + y² at x इक्वल टू 0.1 by improved Euler method given that y at 0 equal to 1 and h is equal to 0.025। अब इसमें साथ साथ में मुझे कैलकुलेशन करके दे देना ये क्या आंसर आएगा। कैलकुलेटर रख लेना, तमन्ना साथ में कैलकुलेटर रख लेना, जवाब दे देना। हाँ जी, गिवन है आपको dy/dx x² + y², इसको कह देना है आपने f ऑफ xy, नंबर 1 दे दें इसको, ना भी नंबर 1 दे कोई बात नहीं। एंड y0 है आपके पास 1, x0 आपके पास 0, h आपके पास है 0.025। यानी कि इस क्वेश्चन में भी मैंने 4 अप्रोक्सीमेशन लगानी है, मगर यहाँ पर आपको काम डबल करना पड़ेगा। अब आपको कौन सा मेथड गिवन है? मेथड आपको हमेशा मेंशन होगा, ऐसा कभी नहीं होता अभी आपको मेथड मेंशन ना होगा, तो मेथड हमेशा मेंशन होता है। और अगर आपको मेंशन नहीं है तो आप यूलर मेथड से करना, सबसे जल्दी आंसर आता है। इंप्रूव्ड यूलर मेथड
we have yn plus 1 स्टार, आपने हमेशा मेथड पहले मेंशन करना है, f of xn comma yn, and yn plus 1 equal to yn plus h by 2 f of xn yn plus f of xn plus 1 yn plus 1 स्टार। ठीक है जी, इस पूरे को आप नंबर दे दें, पूरी इक्वेशन को नंबर दे दें 1। अब आप देखें, फॉर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन put n equal to 0 in 1, put n equal to 0 in 1, we get y1 star equal to y0 plus h f of x0 comma y0। स्टेटमेंट नोट है सभी की? स्टेटमेंट नोट है सभी की? यस सर। यस सर। ओके जी। Therefore, y1 star is equal to y0. Your y0 is 1, h is 0.025, f of x0 is 0, y0 is 1. So this is, नजर नहीं आ रहा होगा आपको, मैं थोड़ा ऊपर चला गया, 0.025 f of 0.1. This is 1 plus 0.025. सर 1.025। चलो यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ, ऊपर ही चला जाता है इससे। This is 1 plus 0.025। f में वैल्यू भरेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0 स्क्वायर इज 0, 1 स्क्वायर इज 1। सिंप्लीफाई करने पर आ जाएगा 1.025। ठीक है जी, ये वैल्यू आ गई आपके पास y1 स्टार की। आल्सो यहाँ पर x1 लिख लें, x1 आ जाएगा x0 प्लस h, 0 प्लस 0.025, 0.025। ये आ गया आपके पास y1 स्टार एंड x1। अब आपने वैल्यू फाइंड करनी है y1 की। y1 आ जाएगा आपके पास y0 प्लस h by 2 f of x0 y0 f of x1 y1 स्टार। ठीक है जी, बड़े सिंपल सा कंसेप्ट है, बस आपने f में फंक्शन में वैल्यू भरते जाना है और उसके आगे कंटिन्यू उसको सॉल्व कर देना है। y0 है आपके पास 1, h इज 0.025 over 2, f x0 0, y0 is 1, x1 is 0.025, 1.025. This is 1 plus 0.0125। f में वैल्यू बनेंगे 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, फिर प्लस 0.025 स्क्वायर प्लस 1.025 स्क्वायर। इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, तो जल्दी जल्दी सिंप्लीफाई करके मुझे बताएं भी y1 की वैल्यू क्या आई है। सॉल्व करके मुझे बताएं भी सर बहुत डेसिमल प्लेसेस बहुत ज्यादा होंदी है सर। 1.02 सर 1.02564065 नहीं काफी ज्यादा कमी बोल दें। 1.025 64 बस, बहुत इतनी बहुत है। डेसिमल के बाद 3 प्लेस या 4 प्लेस लिख लेना, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है सर 3 प्लेस ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਈਲਰ ਮੈਥਡਸ ਆਉਂਦੀ ਹੀ, ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਨਾ ਸਰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰ 3 प्लेसेस ਸਰ ਈਲਰ ਮੈਥਡ ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੀ।
हाँ, इससे तो उसमें भी ज्यादा सेम ही आ रही है 3 consistent answer मेथड पर, और कोई ना कोई एरर होगी ना, तभी तो उसने मेथड ड्राइव किया है आगे। जी, इससे करके सर ज्यादा प्लेसेस तक लिखना है। हाँ, उसमें देखो ना, जो y1 स्टार है ना, वो एग्जैक्टली आपकी 1.025 है, जी सर। और अगर आप y1 को देखें तो इसमें 1.0256 आगे जितना भी आपने बोला है, तो वो एरर तो है ही ना उसमें, जी जी सर। उसके आंसर में एरर है ना। हाँ जी सर, ऐसे हाँ, करके क्योंकि सर ज्यादा y1 तो आप y1 स्टार तो आपका एग्जैक्ट है, जो यूलर से आया वो तो एग्जैक्ट वैल्यू आई मेरी 1.025, उसमें तो एरर 1% की भी नहीं। मगर अभी जो y1 स्टार y1 फाइंड आउट किया है बाय विद द हेल्प ऑफ यूलर मेथड, सॉरी इम्प्रूव्ड यूलर मेथड, इम्प्रूव। तो उसमें तो वैल्यू फिर आगे आ गई ना, 6 भी आ गया, फिर आगे आपने जो हाँ भी जी बोले सर। वो भी आ गए, तो एरर है वहां पर, इसलिए फिर उसने इसको आगे डिस्कस किया है। ठीक है जी। तो आफ्टर सॉल्विंग वी गेट y1 इक्वल टू 0.256, ठीक है, डेसिमल के बाद 3 प्लेस या 4 प्लेस ले लेना, और x1 आ गया आपके पास 0.025। अब आपके ये फर्स्ट सेट बन गया आपका। अब आप सेकंड अप्रोक्सीमेशन के लिए चलेंगे, तो फॉर सेकंड अप्रोक्सीमेशन पुट n इक्वल टू 1 in 1। पहले हम फाइंड आउट करेंगे y2 स्टार y1 प्लस h f ऑफ x1 y1। y1 आपने ये लेना है अब 1.0256, h आपके पास है 0.025, x1 आपके पास आया है 0.025, y1 आपके पास 1.0256। ठीक है जी। तो इसको भी आप फिल करेंगे, आपके पास आ जाएगा 1.0256, 0.025, एफ में वैल्यू भरेंगे तो 0.025 स्क्वायर प्लस 1.0256 स्क्वायर। सर 2.083। एक मिनट बेटा, एक मिनट मैं रफ कर दूं। तो y2 स्टार कितना आता है आपके पास? सर 2.0837। 2.08337, बस बहुत इतना ही। ठीक है जी। तो जब आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपके पास वैल्यू आती है y2 स्टार की 2.0837। चेक कर लेना सभी की सेम आनी चाहिए। अब y2 स्टार के बाद अब आप लिखेंगे y2, दिस इज y1 प्लस h बाई 2 f ऑफ x1 कोमा y1 x2 कोमा y2 स्टार। यहाँ पर आपको x2 की जरूरत पड़नी है, वो x2 भी लिख लेना है आपने। एंड x2 इक्वल टू x1 प्लस h 0.025 प्लस 0.025 0.05। ठीक है जी, x2 साथ में लिख लेना। अब y1 y2 की वैल्यू सर y2 स्टार दी वैल्यू अलग होगी सर। कुछ और आ रही y2 स्टार दी वैल्यू अलग आ रही है। 1.05। या सर 1.05 एक मिनट सभी एक साथ ना, तो क्या वैल्यू आ रही है मनप्रीत बोली? सर 1.05 131 1.05 आ रही है। जी सर। तो क्योंकि तमन्ना सर 1 की तो आ बहुत रही थी ज्यादा 2 डिफरेंस पॉइंट। हो गया। सर नहीं 1.0520 दोबारा से चेक कीजिए। ये मुझे किसने लिखवाई थी 2.0? सर मैंने लिखवाई थी। आपने लिखवाई थी? हाँ जी सर 1.0520 आ रही है। 1.05 131 सर ये 2 लिख लो सर। 1.05 आगे बोलने क्या आती है? 131 20। 20। हाँ जी ठीक है। अब जी यस सर। चलो इसी को ठीक मानते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो y1 की यहाँ पर आ गया आपके पास 1.0256, h की यहाँ पर 0.025 ओवर 2
एफ ऑफ x1 आपके पास है 0.025, y1 है आपके पास 1.0256 प्लस एफ ऑफ x2 है 0.05 एंड y2 स्टार है आपके पास 1.520। कैलकुलेशंस इसमें लेंथी होती हैं, गलती हो सकती है कैलकुलेशन में, मगर आपने कोशिश करना भी कैलकुलेशन में कोई गलती ना ही आए। तो आप मुझे बताएं अब कैलकुलेशन करके भी y2 कितना है। y2 की वैल्यू कितनी फाइंड आउट होती है? क्या कैलकुलेट? सॉल्व करो जल्दी जल्दी और सॉल्व करके मुझे बताएं भी क्या वैल्यू आती है। ठीक है जी, आपने वैल्यू फिल करके अब बताएं मुझे जल्दी जल्दी भी आपके पास y2 की वैल्यू क्या आई है। ऐसे आपने 4 अप्रोक्सीमेशन निकालनी है। आपने y2 फिर y2 अभी आ जाएगा, फिर y3 x3 और y4 x4। ये जो y4 x4 आएगा ये आपकी फाइनल वैल्यू होगी आपकी। कर लिया सिंप्लीफाई इसको? तमन्ना, मनप्रीत, बीर, आशा कुन, अबे चुकपदार, किसी ने किया हो? यस सर 1.05266 1.05226। चलो यहाँ तक हम ले लेते हैं, तो नोट कर सर लें। 2 the power एक और 2 है। 2 the power 2 2। हाँ जी सर 226 2। चलो इसको हम जूम कर लेते हैं अपनी सेकंड अप्रोक्सीमेशन। अब इसके बाद आपको पता चल गया भी क्या करना है आपने, तो इसको आपने सॉल्व करना है आगे। ये आपका होमवर्क है भी। आपने y3 फिर x3 और देन y4 x4। ठीक है जी, तो y4 जो है आपका फाइनल आंसर होगा। अभी हम नोट कर लें, पोल शेयर करते हैं, पोल डिस्कस करते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या करना है। तो अभी सेशनल के रिगार्डिंग किसी को कोई डाउट हो वो मुझे बता दें। तो सेशनल में आपको फर्स्ट 3 चैप्टर आने हैं। ठीक है जी। इंप्रूव्ड यूलर मेथड क्या है? सर निशा को बोलिए ना म्यूट कर देने के लिए। क्लियर हो गया? इंप्रूव्ड यूलर मेथड क्या है? यस सर। ये जी, इसमें सिर्फ अब आपकी नंबर ऑफ अप्रोक्सीमेशन इंक्रीज होगी। यूलर मेथड के बेस पर आपने सिर्फ एक ही अप्रोक्सीमेशन निकालनी होती है, जबकि इम्प्रूव्ड यूलर मेथड के बेस पर आपको एक से ज़्यादा अप्रोक्सीमेशन निकालनी पड़ती हैं। एक ही वैल्यू को 2 बार सॉल्व करना पड़ता है, तो नंबर ऑफ टाइम्स आपका इंक्रीज हो गया। तो ऐसे ही जो यूलर था उसको भी लगा भी जहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई है भी, ज़्यादा काम करना पड़ता है। एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज़्यादा काम डिस्कस मेथड जहाँ ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट होता है, तो उसने ना एक और करेक्शन कर दी, और करेक्शन करके उसका नाम रख दिया मॉडिफाइड यूलर मेथड। पहले उसने बनाया यूलर मेथड के बाद उसने उसको इम्प्रूव किया तो नाम रख दिया इम्प्रूव्ड। अब इम्प्रूव को ही उसने आगे फिर से मॉडिफाई किया तो नाम रख दिया उसने मॉडिफाइड यूलर मेथड। ये होता है yn + 1 = yn + h f ऑफ xn + h/2 yn + h/2 f ऑफ xn, yn। याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, आगे जाके एग्जाम में आ सकता है। yn + 1 = yn + h f ऑफ xn + h/2 yn + h/2 f ऑफ xn, yn।
ठीक है जी, राइट डाउन कर लो मेथड। इसके बेस पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। टाइम आज क्लास का हो चला है तो क्वेश्चन मुझसे कंप्लीट नहीं होगा, तो नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस कर लेंगे। वैसे अभी आप घर पे प्रैक्टिस करना। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx equal to x plus y at x equal to 0.2 given that, यहाँ पर y स्क्वायर कर लेना, x plus y स्क्वायर, given that y at point 0.005 equal to 2, h equal to 0.05। ठीक है जी, इस क्वेश्चन को आप डिस्कस करना, तो नेक्स्ट टाइम क्लास में डिस्कस करेंगे भी आपने कर लिया या नहीं। अगर नहीं तो मैं डिस्कस करूंगा और जो भी डाउट्स होंगे आपके वो डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बहुत है कि कर दूं सॉल्व इसको थोड़ा सा, कर दो सर। कर दिए थोड़ा सा सॉल्व। सर नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। तो रहने दो। ये बीच में रहने दो अभी सर। बच्चे कहाँ चले गए? सर मेथड पता लग गया सर, आप पे कर लेंगे। मेथड वहां पर मैंने लिखा हुआ है ऊपर, आप उस हाँ मेथड जी के सर। ऊपर इसको ट्राई करना। ठीक है जी, जी सर। एक्स आपका आपने 0.2 पे निकालना है। ठीक है, जी सर, 0.2 पे वैल्यू निकालनी है इसकी। एच आपको 0.05 गिवन है, स्टार्टिंग वैल्यू में एक्स 0.025 है और 2 है। कितनी अप्रोक्सीमेशन करनी होगी आपको? सर 8 4 हाँ, 4 4 सर। सर 4 4 अप्रोक्सीमेशन Four. करनी होगी आपको। ठीक है जी, हाँ जी सर। तो देखना है करके डिस्कस। अगर कोई डाउट होगा तो हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके सर। ओके सर। ये बीच में कैंडिडेट्स कम होगी है ना, 61 कैंडिडेट्स रह गए। चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं।